एक दिन कोयले की खान में मैंने काम करते समय दो खनिकों को वर्जीनिया के एक स्कूल के बारे में बातें करते सुना। यह पहला अवसर था जब मैंने किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के विषय में सुना था जो हमारे कस्बे में बने अश्वेत लोगों के छोटे से स्कूल से कहीं अधिक आकर्षक था। वे जैसे जैसे उस स्कूल का वर्णन करते गए, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। उस समय मुझे स्वर्ग भी इतना आकर्षक प्रतीत नहीं हुआ जितना कि वर्जीनिया का हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हुआ, जिसके विषय में वो व्यक्ति बात कर रहे थे। मैंने तभी से वहां जाने का निश्चय कर लिया, यद्यपि मुझे तनिक भी यह कल्पना नहीं थी कि वह कहाँ है, कितने मील दूर है और मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। मेरे मन में निरंतर एक ही अभिलाषा हिलोरे ले रही थी और वह थी हैम्पटन जाने की। मैं दिन रात इसी विषय में सोचता रहा। सन 1862 में पतझड़ के मौसम में मैंने वहाँ पहुँचने का दृढ़ निश्चय लिया। मेरी माता इस गंभीर आशंका से दुखी थी कि मैं एक निरर्थक कार्य शुरू करने जा रहा हूँ। फिर भी किसी तरह मैंने उनको अनमने मन से ढंग से स्वीकृति प्राप्त कर ली कि मैं जा सकता हूँ। कपड़े खरीदने और मार्ग व्यय के लिए मेरे पास बहुत कम धन था। मेरे भाई जॉन ने मेरी ये वह समस्त सहायता की जो कि वह कर सकते थे, परंतु वास्तव में वह पर्याप्त नहीं थी। अंततः वह शुभ दिन आ ही गया। मैं हैम्पटन के लिए रवाना हो गया। मेरे पास केवल एक छोटा सस्ता सा थैला जिसमें थोड़े से कपड़े थे जो मुझे मिल सके थे। उस समय मेरी माँ कुछ कमज़ोर और अस्वस्थ थी। मैं मुश्किल से आशा कर सकता था कि मैं उन्हें पुनः देख पाऊंगा और इसी कारण हमारा विछोह बहुत ही दुखदायी था। उन्होंने फिर भी आखिर तक हिम्मत बनाए रखी। माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील थी। पैदल चलकर तथा विनती करके घोड़ा गाड़ियों व कारों में स्थान पाकर किसी प्रकार से मैं कई दिनों में वर्जीनिया के रिचमोंड नगर में पहुंचा, जो हैम्पटन से 82 मील दूर था। जब मैं थका हुआ था, भूख और धूल से भरा हुआ था, वहां पहुंचा तो रात बीत चुकी थी। इससे पहले मैं कभी किसी बड़े शहर में नहीं गया था। इस कारण मुझे अधिक परेशानी हुई थी। जब मैं रिचमंड पहुंचा, मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचा था। उस जगह मैं किसी को जानता भी नहीं था। शहरी तौर तरीकों से अनभिज्ञ होने के कारण मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जाऊं। मैंने ठहरने के लिए अनेक जगह पूछताछ की, किंतु सभी लोग धन चाहते थे जो मेरे पास नहीं था। कोई दूसरा उपाय समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं? मैं घूमता रहा। मैं आधी रात के बाद गलियों में घूमता रहा। अंत में मैं थक गया और अधिक नहीं चल सकता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं शारीरिक रूप से थक कर बिल्कुल चूर हो गया और एक गली के किनारे पहुंचा जहां लकड़ी की बनी पगडंडी बहुत ऊपर उठी हुई थी। मैंने कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा की कि जब तक मैं आश्वस्त नहीं हो गया कि कोई पथिक मुझे देख नहीं रहा, तब मैं रेंग पगडंडी के नीचे पहुंच गया और अपने थैले को तकिए की जगह लगाकर रात भर भूमि पर लेटा रहा। लगभग सारी रात मैं भारी कदमों की आहट अपने सिर के ऊपर सुनता रहा। अगले दिन प्रातःकाल मैंने अपने को तरोताज़ा पाया, परंतु मुझे भूख बहुत थी। जो ही इतना प्रकाश हुआ कि मैं अपने चारों ओर सब कुछ देख सकूं, तो मैंने स्वयं को एक बड़े जहाज के निकट पाया। ऐसा लगता था कि कच्चा लोहा उतारा जा रहा है। मैं तुरंत उस जहाज के पास गया और उसके कप्तान से विनती की कि वह मुझे जहाज पर माल उतारने के लिए काम दे दे, ताकि मैं भोजन के लिए कुछ धन पा सकूं।
वह कप्तान एक गोरा व्यक्ति था जो दयालु दिखाई दे रहा था। सहमत हो गया। मैंने नाश्ते के लिए धन जुटाने में काफ़ी देर तक काम किया और मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मुझे अब भी याद है कि वह नाश्ता मेरे लिए तमाम नाश्तों में सबसे अधिक रुचिकर था। मेरे कार्य ने कप्तान को इतना प्रसन्न कर दिया कि उसने मुझसे प्रतिदिन कुछ पारिश्रमिक पाने के लिए कार्य करते रहने के लिए कह दिया। मैं ऐसा करने के लिए बहुत प्रसन्न हुआ था। मैं उस जहाज़ पर कई दिनों तक कार्य करता रहा। अपनी थोड़ी सी मजदूरी में से भोजन का व्यय करने के बाद उतना नहीं बचा पाता था कि मैं हैम्पटन जाने का खर्चा उठा सकूं। वह हर संभव प्रयास से बचत करने की दृष्टि से मैं पगडंडी के नीचे ही सोता रहा। जब मैंने हैम्पटन जाने के लिए पर्याप्त धन बचा लिया तब मैंने जहाज़ के कप्तान को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया और पुनः चल पड़ा। बिना किसी असाधारण घटना के मैं अपनी बचत के पूरे 50 सेंट जिनसे मुझे अपनी शिक्षा आरंभ करनी थी के साथ हैम्पटन पहुंच गया। स्कूल के 3 मंजिले पक्के विशाल भवन की पहली दृष्टि से देखकर ही मुझे लगा था कि वहां पहुंचने के लिए मुझे जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है उसका मुझे प्रतिफल मिल गया है। वह दृश्य ने मानो मुझे एक नया जीवन दे दिया हो। हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचते ही मैं किसी कक्षा में प्रवेश के लिए मुख्य अध्यापिका के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। काफ़ी लंबे समय तक सही भोजन और स्नान न कर पाने के कारण तथा कपड़े न बदल पाने के कारण मैं उनके ऊपर कुछ अच्छा प्रभाव न डाल सका। मैंने तुरंत भांप लिया कि उनके मन में मुझे विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करने में शंका है। कुछ समय तक उन्होंने मुझे प्रवेश देने में न तो इनकार किया और न ही मेरे पक्ष में निर्णय लिया। मैं उनके आसपास ही चक्कर लगाता रहा और हर प्रकार से अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें प्रभावित करने का प्रयत्न करता रहा। इसी बीच मैंने उन्हें अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश देते हुए देखा। इससे मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मेरे मन की गहराई में महसूस किया गया कि मैं भी उनकी ही तरह कार्य करने योग्य हूँ, यदि मुझे वह जो मेरे अंदर है दिखाने का अवसर मिल जाए तो। कुछ घंटे बीत जाने के पश्चात मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, बराबर वाले गायन कक्ष में सफाई की आवश्यकता है। झाड़ू ले लो और उसे साफ कर दो। मेरे मन में तुरंत यह विचार आया कि मेरे लिए यह शुभ अवसर है। कभी भी कोई आदेश पाकर मुझे इससे अधिक प्रशंसा कभी नहीं हुई। मैंने गायन कक्ष में 3 बार झाड़ू लगाई। फिर मैंने झाड़न लिया, फिर चारों तरफ से रगड़ा। दीवारों को चारों ओर से लकड़ी के समान प्रत्येक बेंच, मेज, डेस्क को मैंने झाड़न से 4 बार साफ किया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक फर्नीचर को अपने स्थान से हटाया और कमरे को, प्रत्येक अलमारी को, हर कोना पूरी तरह साफ किया। मैं अनुभव कर रहा था मेरा भविष्य बहुत बड़ी सीमा तक इस कमरे की सफाई पर निर्भर है। जब मेरा काम पूरा हो गया मैंने मुख्य अध्यापिका को सूचित कर दिया। वह उत्तरी अमेरिकी महिला थी जो जानती थी कि धूल और गंदगी को किस स्थान पर खोजा जाए। वे कमरे में गई तथा फर्श और अलमारियों का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने अपना एक रुमाल निकाला और दीवारों के पास लगे हुए लकड़ी के सामान को मेज और बेंचों पर रगड़ा। जब उन्हें फर्श पर तनिक सी भी गंदगी नहीं दिखाई दी, उन्होंने शांत भाव से कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम इस संस्था में प्रवेश पाने के योग्य हो।